नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे नर जनन तंत्र। ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक है मादा जनन तंत्र। और मादा जनन तंत्र मानव जनन का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, डायग्राम के सहित पूछा जाता है और बड़े अंकों में पूछा जाता है। तो ये ध्यान से समझेंगे। जैसे बताया गया कि मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो ही सिस्टम है मानव में, एक नर जनन तंत्र एक मादा जनन तंत्र, और दोनों अल्टरनेट करके हर साल एक बारी बारी से पूछा जाता है। तो मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो मादा के वे सभी जनन अंग आपस में मिलकर के मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि मादा में एक निश्चित आयु जब होती है, किशोरावस्था, जब फीमेल किशोरावस्था में पहुंच जाती है, तो उसमें सारे जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और कार्य करने शुरू कर देते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग होता है उसे हम कहते हैं अंडाशय, क्योंकि अंडाशय मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है। और अंडाशय की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। कितनी होती है? एक जोड़ी। तो आइए पहले जानते हैं कि मादा तंत्र के वे सभी अंग शामिल होते हैं जो प्रजनन यानी अंडाणु बनाने और गर्भावस्था में मदद करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अंडाशय, मुख्य रूप से क्या है? ओवरीज है, जो अंडे और हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। यानी अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग इसलिए कहते हैं ताकि उसी में हार्मोन्स बनते हैं और अंडाणु बनता है। आप जानते हैं कि फीमेल हार्मोन्स दो है और दोनों हार्मोन्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है एस्ट्रोजन और एक दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो तीसरा है फैलोपियन ट्यूब, यानी जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, अंडे को गर्भाशय तक ले जाती है, एक पतली लंबी नलिकाकार संरचना होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट संरचना होता है गर्भाशय यूट्रस, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, और चौथी संरचना होती है योनि, जो शरीर से बाहर खुलती है। इसमें यह बताया गया कि जो गर्भाशय होता है यानी गर्भाशय का निचला हिस्सा और योनि यानी वजाइना जन्म नाल बनाती है या जन्म बर्थ कैनाल बनाती है और संभोग के लिए मुख्य अंग होता है। कह रहा है कि साथ ही बाहरी जननांग होते हैं। यह प्रणाली मासिक चक्र के माध्यम से शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करती है, और निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो टूट करके मासिक चक्र के रूप में पुनः बाहर आ जाती है। कुल कहने का मतलब है कि मादा जनन तंत्र के चार मुख्य भाग हैं। पहला होता है अंडाशय, दूसरा होता है अंडवाहिनी, तीसरा है गर्भाशय और चौथा है योनि। और योनि के जो बाहर का सारा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं बाह्य जननांग, और बाह्य जननांग फीमेल के। तो आइए एक फिगर है, इसमें देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक छोटा सा फिगर दिया गया है जिसमें ये इतना नाशपाती के आकार की जो गोल या गुंबदाकार संरचना होती है, जिसे हम यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, पियर शेप संरचना होती है। ठीक है, जिसकी साइज बहुत छोटी होती है, लेकिन जैसे ही कोई महिला मां बनने वाली होती है गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो फैलने वाली होती है। तीन दीवारें होती हैं गर्भाशय की, एक होती है बाह्य भित्ति, एक मध्य भित्ति और एक अंतः भित्ति, जिसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ध्यान से सुनेंगे, ये दो संरचनाएं होती हैं, ये जो दो संरचनाएं होती हैं इसे हम कहते हैं, ये वाली जो गोल गोल संरचनाएं होती है ये अंडाशय होती है। बादाम के आकार की संरचना होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये अंडाकार या बादाम के समान की संरचना होती है, जो ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? गर्भाशय से ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी होती है, और जिसे अंडाशयी स्नायु कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इसका। ठीक, और यहाँ पे एक फिंगर जैसी संरचना होती है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं, और ये अंडवाहिनी का भाग होता है। अंडवाहिनी एक पतली लंबी संरचना होती है जिसके मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें इनफंडिबुलम होता है, स्थमस होता है और एम्पुला होता है। एम्पुला में निषेचन की क्रिया होती है। तो एक भाग हो गया हमारा अंडाशय एक जोड़ी, फिर ये हो गया गर्भाशय, ये हो गया अंडवाहिनी, और बाहर की तरफ जो खुलती है इसे हम कहते हैं योनि। आइए इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं हम लोग। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनसीईआरटी का फिगर है, और ये फिगर हर साल आपसे पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो ये एनसीईआरटी में ऐसे ही आपको संरचना देखने को मिल जाएगी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का टीएस काट है। जब किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव काट को सीधा काटते हैं तो उसको हम कहते हैं, सॉरी, एलएस कहते हैं। ठीक है, एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो एलएस काट है। आइए देखते हैं कि गर्भाशय मादा जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। ये अंडाशय की संख्या 1 जोड़ी।
एक जोड़ी अंडाशय होता है जो एब्डोमिनल कैविटी में यानी इस लोकेशन पे स्थित होता है। एब्डोमिनल कैविटी में दोनों गर्भाशय के दोनों ओर एक एक गोलाकार संरचना होती है जिसे हम कहते हैं अंडाशय। जब किसी भी फीमेल की आयु 12 से 13 वर्ष हो जाती है, ठीक है, 12 वर्ष से 13 वर्ष जब हो जाती है, जैसा कि हम बता रहे थे कि अंडाशय गर्भाशय के दोनों किनारों पर जुड़ा होता है। यहां से एक जुड़ाव होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक पतला से जुड़ाव होता है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट। अंडाशयी स्नायु कहते हैं जो फैलने वाली संरचना होती है, गर्भाशय के दोनों हिस्सों से जुड़ी होती है। और इसी अंडाशय से ये फिम्बरी जुड़ी होती है जो अंडवाहिनी का चौड़ा भाग है जिसे हम कहते हैं इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। तो इनफंडीबुलम ये गर्भाशय अंडाशय से जुड़ा होता है। जब यहाँ अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है यानी अंडाशय से अंडाणु बनकर के जब बाहर निकलता है तो ये इसको रिसीव करने का कार्य करती है, अंडाणु को रिसीव कर लेती है, ठीक है। और जब अंडाणु को रिसीव करती है तो अंडाणु यहाँ से धीरे धीरे सिलिएटेड मोशन से करते 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 कहाँ चलाता है? मध्य भाग में आ जाता है और इसी मध्य भाग में रहता है अंडाणु, यही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो पहला भाग हमने बता दिया अंडाशय। दूसरा भाग होता है इसका अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी के 3 भाग हो, यहाँ तीनों का नाम लिखा गया है, ठीक है। तो एक बार मैं भी लिख देता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसे हम कहते हैं संकीर्ण पथ, हिंदी नाम है इसका, इंग्लिश होता है स्थमस, ठीक है। ये तुम्बिका, मध्य भाग को तुम्बिका कहते हैं जिसे एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला अंडवाहिनी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है क्योंकि इसी में निषेचन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है, ठीक है। और नीचे वाला जो उभरा हुआ संरचना है जिसे हम कीप कहते हैं या फिम्बरी कहते हैं या इनफंडीबुलम कहते हैं, इनफंडीबुलम कहते हैं। और ये तीनों आपस में मिल जाती हैं तो ये अंडवाहिनी बनाती हैं या फैलोपियन ट्यूब बनाती हैं। बात समझ पा रहे ना? जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। और अंडवाहिनी 2 होती है, महत्वपूर्ण होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट संरचना होता है जो हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं। गर्भाशय को यूट्रस भी कहते हैं, इंग्लिश में बुम्ब भी कहते हैं, ठीक है। या इसको हम आंवल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंवल, आंवल कहते हैं, ठीक है। गर्भाशय को आंवल इसलिए कहते हैं क्योंकि आंवल से संबंधित है और इसमें बच्चे का निर्माण होता है, इसीलिए इसे हम आंवल कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में ये हमारा है, अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल हम लोग। तो गर्भाशय की 3 भित्ति होती है। एक बाहरी पतली भित्ति होती है जिसे हम कहते हैं परिगर्भाशय या एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम, ठीक है। और दूसरा मध्य आवरण होता है जो बहुत ही ज्यादा मांसल होता है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और तीसरा जो है वह ग्रंथिल संरचनाएं होती हैं। और ग्रंथिल संरचनाएं ये जो होती हैं इसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये तीनों अभी आगे हम लोग जस्ट पढ़ेंगे। ये 3 भित्तियां होती हैं जो हर मंथली जब मासिक चक्र होता है तो एंडोमेट्रियम टूट करके रुधिर के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बनता है कैसे टूटता है अभी हम पढ़ेंगे उसको। उससे पहले एक और टॉपिक है जो हमारा छूट रहा था, ग्रीवानाल, जो बाहर जाकर के योनि के रूप में खुलता है। बाहर जाके किसके रूप में खुलता है? योनि के रूप में खुलता है। इसे हम सर्विक्स कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, जो बहुत ही संकीर्ण संरचना होती है, ठीक है। और ये संरचना यहीं पे कभी कभी जब गर्भ निरोधक यंत्र लगाए जाते हैं तो कुछ गर्भ निरोधक यंत्र ग्रीवा में ही सेट किए जाते हैं ताकि स्पर्म अंदर ना जा सके और निषेचन क्रिया संपन्न ना हो सके, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है। अब ये जो चारों जनन अंग हैं इनको हम विस्तृत पढ़ते हैं, चारों जनन अंगों को, ठीक है। तो इसमें हमारा मुख्य जनन अंग है जो हम अंडाशय बताएं आपको। अंडाशय हमारा मुख्य जनन अंग होता है जिसे ओवरी कहते हैं। कहा गया है कि यह मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है जो इसमें जनन कोशिकाएं बनती हैं, यानी क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं या ओवम बनते हैं। मादा जनन हार्मोन्स बनते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यानी ये दोनों हार्मोन्स क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ही हम फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। फीमेल के अंदर जितनी भी संरचनाएं होती हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स अंडाशय से बनते हैं, लेकिन इन दोनों हार्मोन्स को बनाने के लिए पीयूष ग्रंथ से या पीएसएच और एलएच हार्मोन स्रावित होता है। ये दोनों उत्तेजक हार्मोन्स हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। उत्तेजक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं
जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो FSH आ करके अंडाशय को उत्तेजित करता है, और जब अंडाशय उत्प्रेरित होता है तो ये दोनों हार्मोन्स का निर्माण करता है, और जब ये दोनों हार्मोन शरीर में बनने लगते हैं तो फीमेल में यानी महिलाओं के सारे लक्षण, स्त्री के जितने भी लक्षण होते हैं, सबका निर्माण इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से होता है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं। तो कह रही है एक पतली लंबी कीप के आकार की संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। जो इस्थमस होता है वो गर्भाशय से जुड़ा होता है, और जो एम्पुला होता है वो 20 पार्ट है जिसमें निषेचन की क्रिया होती है, और जो सबसे किनारे फिम्बरी अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, वह गर्भाशय से, अंडाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस्थमस होता है, एम्पुला होता है और इनफंडिबुलम, ये 3 भाग होते हैं। कह रहा है कि अंडे का निषेचन अंडवाहिनी में ही होता है। तो अंडे का निषेचन अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे गलत मार के चले आते हैं कि अंडाशय में होता है या गर्भाशय में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में होता है। इसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी कहते हैं। डिंब का मतलब होता है अंडाणु, तो अंडाणु जिस वाहिनी के द्वारा आती है उसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं, और शुक्राणु यही मिलता है, और इस मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि गर्भाशय किसे कहते हैं। गर्भाशय को कोख भी कहते हैं, आवल कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, बुम्ब कहते हैं। ये नाशपाती के आकार की एक गोलाकार खोखली अंग है। निषेचन, जो निषेचित अंडाणु होते हैं या प्रत्यारोपित भ्रूण होता है, उस भ्रूण का विकास इसी गर्भाशय में होता है। तो गर्भाशय की 3 भित्तियां होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होता है वह ग्रंथिल जैसी संरचना होती है, जो टूट करके और मासिक चक्र के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारा गर्भाशय ग्रीवा, जिसे सर्विक्स के नाम से जानते हैं। यह गर्भाशय का निचला संकरा हिस्सा है जो योनि से जुड़ा रहता है और बाहर की तरफ खुलता है। मासिक धर्म में जो रक्त बाहर निकलता है इसी के द्वारा निकलता है, और जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के लिए भी ये मार्ग प्रदान करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। योनि वेजाइना किसे कहते हैं? यह एक लंबी पतली नली के समान संरचना होती है जो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इसकी लंबाई लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, और जो अत्यधिक फैलने और चिकनी संरचना होती है, संभोग का कार्य करती है, यानी कपुलेशन की प्रोसेस इसी में होती है। मासिक चक्र के द्वारा निकलने वाले रक्त और बच्चे का जन्म के लिए मार्ग प्रदान करती है। और लास्ट है जिसको हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नाम से जानते हैं, या भग के नाम से जानते हैं, या बाह्य जननांग के नाम से जानते हैं। तो इसके भी कई भाग हैं। कह रहा है कि इसमें योनि का बाहरी हिस्सा भग शेप यानी क्लाइटोरिस और प्यूबिक बॉल यानी जो हेयर्स होते हैं और शामिल होते हैं जननांगों। इसके मुख्य कई भाग हैं। मांस प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, और क्लाइटोरिस होता है। तो लेबिया मेजोरा बड़े फोल्डेड होते हैं, उसके नीचे एक लेबिया माइनोरा छोटे फोल्डेड होते हैं, और उसमें एक छोटी सी ग्रंथ जैसी उंगली के समान संरचना होती है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं या बग शेप कहते हैं। इंपॉर्टेंट संरचना होती है जो फीमेल में जब यौन इच्छा जागृत होती है तो वह फूल करके बड़ी हो जाती है और उत्तेजना का काम करती है। किसी फीमेल में जब एक्साइटेडमेंट आता है, उत्तेजना होती है, तो उसमें क्लाइटोरिस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब देखिए एक अलग हेडिंग पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है अंडाशय की आंतरिक संरचना जो पूछी जाती है, और इसका फिगर सहित पूछा जाता है। तो फिगर देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कठिन फिगर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आसान है। ध्यान से समझेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। मैंने कहा जो अंडाशय होती है वो बादाम के आकार की संरचना होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अंडाशय बादाम के आकार की संरचना होती है। तो अंडाशय को जब कट करेंगे तो कुछ इस तरह की संरचनाएं उसमें दिखेंगी। ठीक है, अंडाशय की भी कई भित्तियां होती हैं, ठीक है, कई आवरण होते हैं, लेकिन जब अंडाशय को काटेंगे तो इसमें कुछ छोटी छोटी पुटिकाएं दिखेंगी जिसे हम क्या कहते हैं? फॉलिकल्स कहते हैं। कोई समस्या है? तो आइए देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, अंडाशय की मुख्य संरचना ऐसे ही है। कुछ अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं इस तरह की।
ठीक है। और ये जुड़ी होती है किससे? ये जुड़ी होती है यहाँ से ओवेरियन लिगामेंट से, ठीक है, अंडाशयी स्नायु से जुड़ी होती हैं। और जब, अच्छा एक बात और बता देते हैं आपको, जब कोई फीमेल अभी जन्म नहीं ली रहती है, माँ के गर्भ में रहती है, तभी उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होने लगता है, पुटिकाएं बनने लगती हैं। और आपको बता दें कि फीमेल अभी कोई जन्म नहीं ली है, माँ के गर्भ में है, तभी उसके ओवरी के अंदर लगभग 20 से 25 लाख फॉलिकल्स बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेती हैं, उसमें फॉलिकल्स की संख्या घटने लगती है और घट करके बस कुछ लाख रह जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल की अवस्था में आते आते फॉलिकल्स इतने कम हो जाते हैं कि मात्र 60 से 80 हजार फॉलिकल्स बच जाते हैं। पुटिकाएं कितनी बच जाती हैं? 60 से 80 हजार। बाकी सारी पुटिकाएं डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जब उसमें मासिक चक्र शुरू होता है, यानी किशोरावस्था प्रारंभ होता है, तो हर पुटिका का विकास होता है, यानी फॉलिकल्स का विकास होता है। और एक पुटिका में जो मातृ कोशिका होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक पुटिका से एक अंडाणु का निर्माण होता है। एक महीने में कितने अंडाणु बनेंगे? एक अंडाणु बनेंगे। तो आइए देखते हैं उसी की संरचना। ये छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं, छोटी छोटी गोल 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 संरचनाएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्राथमिक पुटिका कहते हैं। क्लियर है? और ये प्राथमिक पुटिकाएं धीरे धीरे ग्रोथ कर लेती हैं और आकार में बड़ी हो जाती हैं ये पुटिका कोशिकाएं, और द्वितीयक पुटिका का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? द्वितीयक पुटिका, जिसे सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। कोई दिक्कत? और ये द्वितीयक पुटिकाएं और भी विकसित हो जाती हैं और विकसित होकर के तृतीयक पुटिका का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? तृतीयक पुटिका बनाती हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स बनाती हैं। और ये पुटिकाएं और भी आकार में बड़ी हो जाती हैं, इस तरह से बहुत ही बड़ी आकार में हो जाती हैं। और जब आकार में एकदम बड़ी हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, तो उसे हम ग्राफियन पुटिका कहते हैं या ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? ये प्रक्रियाएं कब होती हैं? जब मासिक चक्र शुरू हो जाता है, तब ये बनना शुरू होती है। मात्र 3 से 5 दिन में, 8 से 10-12 दिन में ये पुटिकाएं सारी बन करके तैयार हो जाती हैं। जैसे एक प्रोसेस बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी फीमेल में मासिक चक्र प्रारंभ हुआ, जिस दिन मासिक चक्र होगा उस दिन से 4 से 5 दिन स्राव प्रवस्था होगी, और 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। 6वें से लेकर के 13 दिन तक पुटिका का निर्माण होता है, जिसमें प्राथमिक पुटिकाएं आकार में वृद्धि करके, पुटिक कोशिकाएं आकार में वृद्धि करके प्राथमिक बनाती हैं, और प्राथमिक से द्वितीयक पुटिका बन जाती है, और द्वितीयक से तृतीयक पुटिका बन जाती है, और अंत में ग्राफियन पुटिका बन जाती है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही 14वां दिन होता है फीमेल के मासिक चक्र का, जब 14वां दिन होता है, तो उस दिन 14वें दिन एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है? एकदम से बढ़ जाता है। और उसी समय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ या FSH और LH हार्मोन्स का भी प्रभाव होता है, और ये पुटिकाएं फट जाती हैं। ये पुटिकाएं क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं, रैप्चर कर जाती हैं। और जब पुटिका फटेगी तो अंडाणु बाहर आ जाएगा। पुटिका फटेगी तो अंडाणु क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ग्राफियन पुटिका के फटने से अंडाणु जब बाहर आता है, तो बाहर आने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवुलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलाइजेशन कहते हैं। और ओवुलाइजेशन कब होता है? मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन होता है। कब होता है? मासिक चक्र के 14वें दिन होता है, ठीक है। और समझ पा रहे ना? तो जब मासिक चक्र के 14वें दिन होता है, तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अंडाणु बाहर आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? अंडवाहिनी में आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? अंडवाहिनी में। तो अभी जो फिगर देखें उसको ध्यान से देखिए एक बार, किस तरह की प्रक्रिया होती है इसमें। देखिए, जब ये ग्राफियन पुटिका फटती है यहां से, तो यहां से अंडाणु निकल के कहां चले आते हैं? यहां से फटेगी तो अंडाणु निकलेंगे, निकल के कहां जाएंगे? इन्फंडिबुलम में। और यहां से सिलिएटेड मोशन के द्वारा कहां चले जाएंगे? इस्थमस में चले जाएंगे। और जब इस्थमस में चले जाएंगे ना, तो उसी दिन अगर कोई फीमेल किसी पुरुष के साथ संभोग करती है,
कपुलेशन की प्रोसेस होती है, तो स्पर्म यहाँ से मूव करेंगे और मूव करते 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 चले जाएंगे कहाँ पे, अंडवाहिनी में। और जैसे ही अंडवाहिनी में जाते हैं तो यहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन की क्रिया जैसे ही संपन्न होगी तो अंडाणु और शुक्राणु मिल करके जाइगोट बना लेंगे, और जाइगोट बनेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्लियर है? और प्रेगनेंसी होने जिस दिन हुआ उसके 4 दिन के बाद ये जाइगोट विकसित होकर के एक कोशिका से 2 बन जाएगा, 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8 बन जाएगा, 8 से 16, 4 दिन लगेगा बनने में। और जब 16 कोशिकाओं का समूह गर्भाशय में आ जाता है, ठीक है, जिसे हम मारुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मारुला। और ये आकर के गर्भाशय की भित्ति से धीरे धीरे चिपकना शुरू होगा और वहीं से प्लेसेंटा का निर्माण होगा, गर्भनाल का निर्माण होगा और फिर भ्रूण का विकास होगा, जो अगले टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। आइए एक बार और इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं कि जब ग्राफियन पुटिका फट जाती है तो अंडाणु बाहर आ जाता है, और अंडाणु के बाहर आने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। बात आ रही सर फटी हुई ग्राफियन पुटिका क्या करती है? तो ये फटी हुई ग्राफियन पुटिका है। फटी हुई ग्राफियन पुटिका कार्पस ल्यूटियम बना लेती है। क्या बना लेती है? कार्पस ल्यूटियम बना लेती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निषेचन हो जाता है अगर किसी फीमेल में अंडोत्सर्ग के बाद निषेचन की क्रिया हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो 9 मंथ में बच्चा कंप्लीट होगा और 9 मंथ तक कौन बना रहेगा? कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम क्या होगा? बना रहेगा। और जब बच्चा जन्म लेगा तो इसी कार्पस ल्यूटियम से इनहिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, जो मां को बच्चे के जन्म के समय दर्द से आराम दिलाते हैं। लेकिन एक इसमें और टर्म मोड़ लेता है। बात यह आ रही कि सर अगर निषेचन नहीं हुआ तब क्या होता है? ऐसा थोड़े होता है कि हमेशा निषेचन ही हो जाए। निषेचन नहीं होता है तो ये ग्राफियन कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है, या एक हल्के धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या कहते हैं? हर महिला में निषेचन थोड़े होता है, जब निषेचन नहीं होगा तो ये धब्बे के रूप में बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे कार्पस एल्बिकेंस। बात समझ में आ रही है? तो कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है, जो एक पीले ग्रंथि के रूप में दिखाई देता है। तो ये हमारा अंडाशय था। अंडाशय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। बस इतना जटिल दिख रहा है लेकिन है बहुत मजेदार। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कि है क्या, तो उसके लिए यहाँ पे एक टॉपिक है जिसे हम कहेंगे अंडाशय की संरचना। अभी हमने फिगर बताया, फिगर के बाद अंडाशय की आंतरिक संरचना क्या होती है। जब इसको एकदम पढ़ लेंगे तो एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर प्रत्येक अंडाशय एक त्रिस्तरीय आवरण से घिरा होता है। अंडाशय में कितने आवरण होते हैं? त्रिस्तरीय आवरण। अंडाशय की भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, पीठिका कहते हैं। इसके टीएस काट से पता चलता है कि इसके अंदर छोटी छोटी पुटिकाएं पाई जाती हैं, जो धीरे धीरे विकसित होकर के अंडाणु बनाती है। यही तो बताए हैं कि पुटिकाएं विकसित होती जाती है और क्या बनाती हैं? एक बनाती है, ओवम बनाती हैं, जो क्रमशः प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका और ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती हैं। क्लियर है? एकदम लाइन से यही बताया गया है। ओवुलाइजेशन क्या होता है? अंडोत्सर्ग क्या होता है? परिपक्व ग्राफियन पुटिका के फटने से। कब फटेगा भाई? 14वें दिन। जब हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो ग्राफियन पुटिका फट जाएगी, और जब ग्राफियन पुटिका फट जाएगी तो अंडाणु बाहर आ जाता है, और जब अंडाणु बाहर आता है तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। परिपक्व ग्राफियन पुटिका के फटने के बाद अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? और यह क्रिया FSH LH के प्रभाव से होती है। यह क्रिया किसके वजह से होती है? जब FSH और LH का प्रभाव होगा तो फटेगी। कह रहे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कब होता है? तो कार्पस ल्यूटियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटी हुई ग्राफियन पुटिका का विघटित न होकर के एक पीली ग्रंथ के रूप में बदल जाती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। फटी हुई ग्राफियन पुटिका विघटित नहीं होती है, एक ग्रंथ के रूप में बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथ के समान कार्य करती है। किसके जैसा कार्य करेगी? अंतःस्रावी जैसा कार्य करेगी। देखो इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है,
बात समझ पा रहे ना। कह रहा निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है, तो निषेचन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होकर के एक धब्बे के समान दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकाइंस कहते हैं, कार्पस एल्बिकाइंस कहते हैं। तो सेम जो आपको फिगर में बताया गया वही बात लिख दी गई है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के टॉपिक को अगर देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जब तक बोर्ड परीक्षा है तब तक आप सब लोग चैनल पे बने रहिए, उसके बाद से अनफॉलो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप बेहतर करिए। थैंक यू सो मच।